नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर रेप केसेस आपको आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेपकर्ता के पक्ष में फैसला दे दिया गया था। और वो एक ऐसा समय था जब हमें एक बहुत बड़ा न्यायिक फेलियर हमें देखने को मिला था। और उसके बाद जो एवोल्यूशन शुरू हुआ एंटी रेप लॉज का इंडिया के अंदर, वो आज भी लगातार बदलता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जो एंटी रेप लॉज बने हैं उनकी आज की स्थिति क्या है, उन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। तो मार्च 1972 में देसाईगंज पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर 14 से 16 ईयर एक ट्राइबल गर्ल जिसका नाम माथुरा था, उसे सब्जेक्टेड वो कस्टोडियल ट्रायल के अंदर थी। दो पुलिसमैन के द्वारा उसका एक गैंग रेप किया गया। इसमें हेड कांस्टेबल और इसके अलावा वहां पर कांस्टेबल था, यानी इन दोनों के द्वारा उस गर्ल के साथ यहाँ पर गैंग रेप किया गया था। और यहाँ पर शी वॉज कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उनके साथ तीन ट्राइबल गर्ल्स ऑल थी, यानी अदर ट्राइबल गर्ल्स थी, उनके साथ उसे बुलाया गया। और जब वो अकेली थी तो उसके साथ जो है रेप किया गया। अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसे लेबल किया गया कि वो झूठ बोल रही है और वो पॉसिबली सेक्सुअली एक्टिव है। और इसीलिए उसके द्वारा जो पुलिसमैन थे उन्हें यहाँ पर बरी कर दिया था। यानी ट्राइबल कोर्ट के द्वारा जब विक्टिम थी उसके द्वारा ट्राइबल कोर्ट में जाकर के अपनी जो है शिकायत बताई, वहां पर जाकर अपील की, तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे झूठी बता करके और उसे सेक्सुअली एक्टिव बता करके जो पुलिसमैन थे उन्हें बरी कर दिया। और उसके पक्ष में कोई आदेश नहीं दिया गया, उसे असहाय छोड़ दिया। और वहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इस कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करते हुए यहाँ पर पुलिसमैन को गिल्टी बताया और बताया कि ये जो रेप किया गया है उसके साथ वो फोर्सफुली किया गया था। और यहाँ पर उसके द्वारा ये जो दवा अनुमति थी वो दवा में आकर दी गई थी और ये कोई उसकी कानूनी सहमति नहीं है, यानी जो ट्राइबल गर्ल थी उसके द्वारा कोई सहमति यहाँ पर नहीं दी गई थी। और ऐसी स्थिति में जो दोनों पुलिसमैन पूरी तरीके से गिल्टी हैं। इस प्रकार से बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसीजन दिया गया था। लेकिन 1979 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए एक्यूज थे उन्हें बरी कर दिया गया था। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी रीजनिंग क्या दी गई कि जो गर्ल है उसके बॉडी पर कोई इंजरी नहीं है और ना ही उसके द्वारा इसका कोई विरोध किया गया था। तो ये जो रेप था वो एक पीसफुल अफेयर था अनुमति के साथ। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसे उसका स्थिति को बगैर देखे, कंडीशन को बगैर देखे, वातावरण को बगैर देखे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपना अलग से रीजनिंग लगा करके सर्वाइवर को सीधा 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 यहाँ पर बगैर पुलिसमैन को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्विट कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। और उस जो लड़की थी उसके पक्ष में आदेश ना दे करके यहाँ पर सीधे के सीधे पुलिसमैन को बरी कर दिया। यानी ऐसा ही यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया गया था और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। और ये जो आदेश था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फेलियर था, न्यायिक फेलियर था, जिसके द्वारा एक लड़की की जो है उसकी जो गरिमा है उसकी रक्षा न करते हुए उसका जो पूरी तरीके से उसका उल्लंघन किया था। और ये पहली बार किसी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था उस फैसले को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फैसला जो है सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा पब्लिक रेस्पॉन्स भी इसके खिलाफ बहुत बुरा था। यहाँ पर ये जो फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो बहुत बुरी तरह प्रसारित किया गया और इसे विक्टिम ब्लेमिंग की भांति देखा गया। यानी उल्टा उस लड़की को ही इस केस में ब्लेम किया गया जिसके साथ इतना बड़ा हीनियस जो है रेप किया गया था। और यहाँ पर तीन लीगल जो स्कॉलर्स थे, यानी कानून विशेषज्ञ थे, उपेंद्र बख्शी और इसके अलावा लतिका सरकार और रघुनाथ केलकर और इसके अलावा वसुधा धगंवर, इनके द्वारा एक लेटर लिख करके सुप्रीम कोर्ट को ये समझाया कि सबमिशन और कंसेंट में अंतर होता है। और अगर यहाँ पर ये जो पैसिव सबमिशन बताया जा रहा है वो बगैर विरोध के इस तरीके से कोई अप्रूवल नहीं माना जा सकता। यानी अगर उसके द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसके द्वारा जो है अप्रूवल दे दिया गया है, इस चीज़ के लिए अनुमति दे दी गई है। दे ऑल्सो हाईलाइटेड द पावर डायनेमिक्स एंड द कोर्सियन इनहेरेंट इन द पुलिस स्टेशन एनवायरमेंट विच कोर्ट इग्नोर्ड। यानी उनके द्वारा जो चारों स्कॉलर्स थे, विशेषज्ञ थे कानून के, उनके द्वारा ये भी हाईलाइट किया गया कि पुलिस स्टेशन का जो वातावरण होता है वो इतना शक्तिशाली होता है और वहाँ पर दबाव जो है प्रेशर में आकर के कोई जो है कुछ भी नहीं कह सकता। तो उस वातावरण के बारे में भी उनके द्वारा कोर्ट को बताया गया, जो कोर्ट के द्वारा जिस पर कोर्ट के द्वारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया था कि ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा लीगल रिफॉर्म और इम्पैक्ट की बात करें तो कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ यहाँ पर वुमेन्स राइट मूवमेंट चलाए गए और उनके द्वारा जो मूवमेंट्स चलाए गए थे उन मूवमेंट्स के द्वारा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स किए गए इंडियन क्रिमिनल लॉज के अंदर।
जो क्रिमिनल लॉज थे भारत के, उसके अंदर जब महिलाओं के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया तो उन आंदोलन के द्वारा यहाँ पर इसमें संशोधन किए गए। और उसके बाद आता है 1983 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा कस्टोडियल जो रेप था उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस घोषित किया गया, यानी इसे इस तरीके से अलग से अलग इसे एक अलग क्राइम के तौर पर देखा गया, एक अलग अपराध के तौर पर देखा गया। और इसके अलावा एक नई सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस की गई, सेक्शन 114A। इसे एविडेंस एक्ट में जोड़ा गया, जिसके द्वारा शिफ्ट किया जाता है कि एक्यूज इस केसेस में खुद प्रूव करे कि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। यानी जिस पर रेप करने का आरोप लगाया जाता है तो वो जिस पर आरोप लगाया गया है वो खुद ऐसा प्रूव करेगा कि ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया गया है, या फिर इसमें जो किया गया है उसके अंदर उसकी अनुमति थी, उसके पक्ष में जो है इस तरीके के वो एविडेंस दे। ऐसा जो है एक नई सेक्शन जोड़ी गई। इसके अलावा पोस्ट 2013 इसमें रिफॉर्म दिए गए। इसके जिस प्रकार से जो ब्रूटल गैंगरेप था निर्भया के साथ किया गया था, उसके बाद इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए। और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसकी जो है डेफिनेशन अलग की गई, और इसके द्वारा ब्रॉडनली मैंडेटरी किया गया कि इस तरीके के केसेस में एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा विक्टिम के साथ सेंसिटिव प्रोसीजर वर इंट्रोड्यूस, यानी सेंसिटिव जो प्रोसीजर है कानून का वो पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और इसके अलावा डेथ पेनल्टी प्रोविजन फॉर द एग्रीवेटेड केसेस आर इंक्लूडेड। अगर इस तरीके के ऑफेंसिव क्राइम रहते हैं तो इस तरीके के क्राइम्स के अंदर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी इसमें ऐड किया गया है। यानी भारत के अंदर किसी प्रकार के केसेस में ज़्यादातर मृत्युदंड नहीं है, लेकिन इस प्रकार के केसेस के अंदर मृत्युदंड को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अब 2018 का अमेंडमेंट था, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया डेथ पेनल्टी को। अगर रेप किया जाता है और जो गर्ल है वो 12 ईयर की रहती है तो उस स्थिति में डेथ पेनल्टी रखी गई है। अगर लड़की 12 साल की होती है तो उस स्थिति में डेथ पेनल्टी रखी गई है। और इसके अलावा इसे थोड़ा सा कम किया गया है अगर विक्टिम 16 साल की रहती है। और इसे जो है फास्ट ट्रैक ट्रायल दिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर, यानी सुपर फास्ट ट्रायल्स दिए गए हैं और इसकी सुनवाई काफ़ी तेज हो सके इसलिए। और इसके अलावा 2023 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जोड़ी गई। इसके द्वारा जेंडर न्यूट्रल रखा गया और अलग तरीके के नए नए ऑफेंसेस इसमें जोड़े गए, ऐड किए गए, और उसके लिए यहाँ पर जो लॉ है वो भी डिफाइन किए गए। आज जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो करंट जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के बी आर गवई, उनके द्वारा इस जजमेंट को, इस फैसले को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरा बताया। और उनके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियरी का ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, जिसके द्वारा विक्टिम की डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट ना करते हुए ऐसा किया गया था। और अब उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो रिफॉर्म्स लाई जाएँ और रिफॉर्म्स के अनुसार वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। स्पेशल प्रोविजन ऑन कस्टोडियल रेप की बात करें तो 1983 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके द्वारा जो संशोधन करके जो एक्ट बनाया गया था उसे, तो उसमें जो कस्टोडियल रेप था उसे अलग श्रेणी में रखा गया और इसे एक सीरियस ऑफेंस बताया गया आईपीसी की सेक्शन 376 क्लॉज 2 के अंदर। और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखे गए इस तरह ऑर्डिनरी रेप के छोड़ करके, यानी जो ऑर्डिनरी रेप होते हैं अलग श्रेणी के, उन रेप से अलग छोड़ करके इस रेप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इसे पनिशेबल बताया। और इसके अलावा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द कस्टडी। अगर यहाँ पर इस तरीके का रेप किया जाता है, कस्टडी के अंदर रेप किया जाता है, तो उस स्थिति में जो विक्टिम है, विक्टिम को यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अलग से जिसके द्वारा रेप किया गया है उसके ऊपर एविडेंस एक्ट की सेक्शन 114 क्लॉज 4A लगाया जाएगा और वो उसके ऊपर ये दबाव डालेगा कि वो खुद प्रूफ करे कि इसमें उसका कंसेंट था और अनुमति के हिसाब से उसके द्वारा ऐसा किया गया था, बगैर अनुमति के ऐसा नहीं किया गया था। अ लीगल डेफिनेशन ऑफ कंसेंट एंड साइलेंट वीक नो, यानी अगर कानूनी परिभाषा की बात करें तो हल्का सा भी ना, कानूनी अनुमति नहीं है। 2013 अमेंडमेंट डिफाइंड कंसेंट इन आईपीसी सेक्शन 375 सच एज वॉलेंट्री एंड फ्री, यानी यहाँ पर अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी सेक्शन 375 के द्वारा ये रिफाइन किया गया और इसमें क्लैरिफाई किया गया कि अगर शांति और इसके अलावा वीक्स रेजिस्टेंस, यानी हल्का सा भी अगर विरोध किया जाता है और हल्का सा भी ना किया कहा जाता है तो ये कानूनी अनुमति नहीं है। और सेक्सुअल एक्ट अंडर द कॉर्शियन फियर एंड थ्रेट एब्यूज ऑफ द पावर, अगर यहाँ पर शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, इसके अलावा टीचर के द्वारा, तो ये रेप की श्रेणी में आता है। और कंसेंट इज ऑल्सो नोन एज वुमेन इज इंटॉक्सिकेटेड और अनकॉन्शियस एंड मेंटली इनकैपेबल, यानी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कंसेंट यहाँ पर जीरो होगा, अगर कोई वुमेन है वो इंटॉक्सिकेटेड है, मानसिक रूप से सही नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर मेंटली इनकैपेबल है,
वो डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है कंसेंट है वो ज़ीरो माना जाएगा। और यहाँ पर ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर, पॉक्सो एंड सिविल पनिशमेंट 2012 की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो की बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अंडर 18 को, रिगार्डलेस द जेंडर को रिगार्ड करके, विद द मिनिमम 10 ईयर ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी इस तरीके का अगर अंडर 18 किसी के साथ इस तरीके का रेप किया जाता है तो उस स्थिति में 10 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट है, यानी यहाँ पर 10 साल की जेल है लाइफ की। और इसके अलावा यहाँ पर पेनिट्रेटिव असॉल्ट रखा गया है, और इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड पनिशमेंट है इस तरीके के एग्रीवेटेड ऑफेंसेस की श्रेणी में। यानी अगर इस प्रकार के ऑफेंसेस किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, तो इन अपराधों की श्रेणी में बहुत ही ज़्यादा कड़े दंड जो है रखे गए हैं। 2018 के अमेंडमेंट की बात करें तो इसके द्वारा मृत्युदंड को मैंडेटरी कर दिया गया है, और या फिर जिंदगी भर की जेल को मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर जो विक्टिम है वो 16 साल की होती है तो उस श्रेणी में 20 साल का जेल जो है यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पॉक्सो के अंदर जो लॉज है उसके कानून है और उसके दंड रखे गए हैं। अब गैंगरेप एंड हिडेरियस क्राइम पनिशमेंट की बात करें तो 2013 का जो अमेंडमेंट है आईपीसी की सेक्शन 376D, इसमें क्रिमिनलाइज किया गया है गैंगरेप को, मिनिमम 20 साल की जेल और जिंदगी भर की जेल, यानी 376 के अंदर क्रिमिनलाइज किया गया है। गैंग रेप अगर होता है तो उस स्थिति में 20 साल की जेल या फिर जिंदगी भर की जेल इसमें रखी गई है। और इसके अलावा डेथ पेनल्टी भी रखी गई है और जिंदगी भर की जेल भी अप्लाई होती है अगर यहाँ पर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर विक्टिम बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो 2023 की बीएनएस के द्वारा ये स्पेसिफाई किया गया है कि डेथ और इसके अलावा जिंदगी भर की जो इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ टाइम जो जेल है, वो गैंग रेप की श्रेणी में रहता है अगर जो फीमेल है वो 18 साल की रहती है तो उस श्रेणी में, यानी 18 साल की फीमेल के साथ अगर रेप किया जाता है तो उस श्रेणी में डेथ पेनल्टी भी है और इसके अलावा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी आपको जिंदगी भर जेल जो है भुगतनी पड़ सकती है। अब पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एफआईआर की बात करें, मेडिकल राइट की बात करें तो 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा ये क्रिमिनलाइज किया गया है पुलिस को रिफ्यूजल करने के लिए कि वो रजिस्टर करे रेप की श्रेणी में अगर रहता है तो सेक्सुअल वायलेंट कंप्लेंट्स, यानी इस तरीके की अगर रेप होता है तो रेप की श्रेणी में कंप्लेंट्स को रजिस्टर करें। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल एक्शंस हैं वो यहाँ पर जो पुलिस है उसे तुरंत लेने हैं, यानी यहाँ पर 2013 के इस अमेंडमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट फ्री मेडिकल केयर फॉर द रेप विक्टिम, रिफ्यूजल इज पनिशेबल। यानी यहाँ पर सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन्हें विक्टिम जो रेप पीड़ित है उसे यहाँ पर फ्री मेडिकल केयर देना होगा हर एक स्थिति में। यानी ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो आप उसे फ्री मेडिकल केयर नहीं दोगे, आपको फ्री मेडिकल केयर देना पड़ेगा, इस एक्ट में ऐसा कहा गया है। और रिपीटेड विक्टिम स्टेटमेंट और इसके अलावा इन्वेसिव टेस्ट लाइक टू फिंगर टेस्ट हैज़ बीन बेन्ड बाय द कोर्ट और डायरेक्टिव पोस्ट निर्भया, यानी निर्भया हत्याकांड के बाद 2 फिंगर टेस्ट है उसे बैन कर दिया गया है। और इस स्थिति में और रिपीटेड विक्टिम स्टेटमेंट, यानी विक्टिम को बार बार नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें दोबारा से बयान देने हैं, उसे विक्टिम को बयान देने के लिए बार बार जो है बाध्य नहीं किया जाएगा इस श्रेणी में। और ये पूरी तरीके से बैन करके रखा है निर्भया हत्याकांड के बाद। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।